कस्तूरी तिलकं ललाटे फलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं चकलयन् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेक्षितो विजयते गोपाले 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 चूड़ामणिम्। वाह, बहुत बहुत सुंदर। दोस्तों, आप हैं प्रोफेसर शंपा चौधरी। आप पिछले 22 सालों से विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद में संगीत की प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी में। धन्यवाद जी जी। तो मैम, आपने तो हमें एक अलग ही जोन में पहुंचा दिया। इतना सुंदर आपने ये गीत था, भजन था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये श्लोक है, ये श्री कृष्ण जिसमें गोपाल का नाम आता है, यानी कि कृष्ण की बाल रूप का। कृष्ण जो है वो बाल रूप से ही, बचपन से ही जो बांसुरी बजाते थे, इसीलिए मैं इस श्लोक को मैं चुनी हूँ क्योंकि कृष्ण का और बांसुरी और संगीत का जो है एक घनिष्ठ संबंध है। और कृष्ण की बांसुरी में कहा जाता है कि एक ऐसा प्रभाव था जिसमें सिर्फ संगीत ही नहीं, जिसको कहते हैं कि वो आत्मा और परमात्मा का मिलन उससे होता है। तो संगीत में एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वह एक, जिसको कहते हैं डिवाइन, है ना, दिव्य लोक में वो आपको पहुंचाता है। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर और प्रोफेसर शंपा चौधरी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, आप उत्तराखंड में क्या पहली बार आ रही हैं? पहले जो है एक आध बार मैं घूमने के लिए मैं आई हूँ ज़रूर, पर ये आपके हल्द्वानी में मुक्त विश्वविद्यालय में ये पहला विजिट। हाँ, कैसा लगा मैम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपको? सबसे बड़ी बात है कि मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ और गाज़ियाबाद से यहाँ आने के बाद यहाँ की जो ग्रीनरी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, एक यहाँ के हवा में जो मैं फील कर पाती हूँ, जो क्रिस्पनेस है, ओके, शुद्धता है, उससे शब्द में शायद मैं बयान में कर सकती हूँ। वो उतना ही मधुर है, उतना ही उत्तम है, जो मेरे लिए, मेरे हृदय में संगीत का स्थान है। क्या बात है, क्या बात है, इतनी सुंदर उपमा आपने दी, बहुत शुक्रिया मैम। तो मैम, संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत तो आज एक थेरेपी की तरह भी काम कर रहा है। एक समय में घरानों तक सीमित था, लेकिन अभी इस वक्त पे सिनारियो बहुत बदला है। सोशल मीडिया में, रील्स में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने संगीत को बढ़ावा ही दिया है। बिल्कुल बढ़ावा। तो क्या आप मानते हैं कि जो इसमें मिक्स हुआ है, जो रिमिक्स फॉर्म आई है, उसने मतलब आप क्या शुद्धतावादी आग्रह का वो करती हैं कि शुद्ध होना चाहिए? मैं दोनों ही चीज़ को जो है मैं उसके साथ में चलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो परंपरा को हम निभाते हैं, जो शास्त्रों पर ही हम जो है उस पर निर्भर करते हैं, उससे अलग हट करके हम कोई उसमें काम हम नहीं कर सकते हैं। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है
उस तक जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए, युवा पीढ़ी को उसे प्रेरित करने के लिए और उससे लाभ पहुंचाने के लिए जो है फ्यूजन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ परंपरा को लेकर के चलेंगे, परंपरा के साथ साथ जो है नवीनता को जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। जी, क्योंकि आम जन तक उसे पहुंचाना है तो उसको बदले फॉर्मेट में लाना होगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत न तो हर किसी के बस का है और ना ही उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ठहराव चाहिए, फुर्सत चाहिए, उसमें जो है समय देना पड़ता है, उसके प्रति जो है आपकी आसक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और जब हम उसको ईश्वर की तरह पूजा करते हैं, उसमें जब हम लग जाते हैं, तभी कहते हैं कि मतलब सागर का एक बूंद हम अपने अंदर तक ले रहे हैं। बिल्कुल, जब हम मैम सौंदर्य की बात करते हैं, वो किसी भी तरह का सौंदर्य हो, कला हो, संगीत हो, एक होता है कि हमने उसका आस्वादन किया, आपने गाया, हमने सुना, थोड़ी देर हम भाव विभोर हुए, लेकिन एक है कि हम भीतर तक उसको महसूस करते हैं, उसको अनुभूति हमें होती है। तो आपका कहना है कि उस स्तर का है जो संगीत के फील्ड में आए, तो वो अनुभूति के स्तर पे आए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं ना कि गज़ल सुनने के लिए या गज़ल को समझने के लिए मन दुखी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसी तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए या उस चीज़ को समझने के लिए कोई आयु या कोई मतलब एज, कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। एक छोटा से छोटा बच्चा भी और जो है कोई युवा और फिर जो है वयस्क, सारे लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना उसे ग्रहण करने की इच्छुक हो और जो गायक या वादक हो वो कहाँ तक जो है उस चीज़ को उन तक वो पहुंचा वो सके। ये एक ऐसी विद्या है या ये एक ऐसी कला है जिसमें कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो ऑडियंस होते हैं, दोनों के बीच में जो है एक कनेक्शन स्थापित होता है, एक संबंध स्थापित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ एक मैं बात मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी विद्या है जिसे कहते हैं गुरुमुखी विद्या है। इसे हम YouTube से सुन तो सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ अंश तक तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि अगर हम गुरु के सामने समक्ष बैठ करके उस चीज़ को अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर वो बात नहीं आती है। और इस कला में या इस विषय में ऐसी बात है कि गुरु की बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिष्य को, अपने छात्र छात्राओं को किस तरह से सीखने के लिए या उसे प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए किस तरह से मोटिवेट करे या मार्गदर्शन करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत गहरी बात आप क्योंकि गुरु ही जो है वो मार्ग को दिखाते हैं। बिल्कुल, और आजकल ऑनलाइन सीखने का बहुत चलन हो गया है। कई बार कोई विकल्प नहीं होते हैं, आपको अच्छा गुरु चाहिए तो आपको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और आज देखिए ऐसे भी हमारे पास सारे डिवाइसेस हैं जिसमें कि हम रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, गुरु किस प्रकार से सिखा रहा है और शिष्य उसको कैसे ले रहा, आत्मसात कितना कर रहा है और वो प्रैक्टिस वो कैसे वो कर रहा है। बिल्कुल, प्रैक्टिस जो है सबसे ज्यादा इस पेशे का अनिवार्य शर्त है। अभ्यास करना, रियाज, नियमित अभ्यास करते 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 जो मेरी गुरु हैं, मैंने अपनी संगीत की शिक्षा जो है बनारस में डॉक्टर वनमाला पर्वतकर, प्रोफेसर मंगला कपूर और भी कई सारे, वहाँ तो बहुत मतलब गुणी, एक से एक गुणी जो है गुरु वहाँ पर तो संगीत के गढ़ है जो है वहाँ आप रही हैं मैम। कितने साल मैं वहाँ जो है ग्रेजुएशन से लेकर के PhD तक, लगभग जो है 12 साल। और वैसे आप बंगाल की धरती से हैं जी, तो बंगाल की धरती जहाँ पुनर्जागरण